चलिए गाइस एक बार बता दीजिएगा कि बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, वॉइस वगैरह आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान देना है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो क्या होने वाला है, जनसंख्या। आज का टॉपिक क्या होगा, जनसंख्या। जनसंख्या से जुड़े जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनसंख्या से जुड़े जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आज क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। आज सब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेलकम ऑल यू, वेलकम यू ऑल। चलिए वॉइस आ रही है, वॉइस इज नॉट कमिंग। भैया अभी तो शायद आ रही होगी, एक बार बताइएगा कि वॉइस अभी आ रही है कि नहीं। उम्मीद है आ रही होगी, उम्मीद है आ रही होगी। चलिए तो यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, नोट करना है कि विश्व में सर्वप्रथम जो जनगणना कराई गई, जनगणना वो कहां पर कराई गई है, तो ध्यान रखना है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये सन ध्यान रखना है। 1749 में स्वीडन में, कहां पर, स्वीडन में, जो कि एक यूरोपीय देश है। स्वीडन क्या है आपका, एक यूरोपीय देश है। तो विश्व की जो सर्वप्रथम जो जनगणना है वो आपकी स्वीडन में दिखाई देती है। यदि हम भारत का जो है देखें, यदि हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो ध्यान रखना है कि भारत में एक बहुत ही फेमस किताब रही है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें आप, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें आप इनको, कौटिल्य या इनको विष्णुगुप्त कहें, तो इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र की किताब में भी भारत की जनगणना का उल्लेख हुआ है। और दूसरी बात यदि देखें तो आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, अब अल बरूनी। क्या नाम था, अल बरूनी। तो अल बरूनी की जो किताब है उसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं और व्यवस्थित भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर भारत में जनगणना को देखें तो आधुनिक भारत में जनगणना का जो पहला साक्ष्य मौजूद है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में व्यवस्थित जनगणना का पहला प्रयास दिखाई देता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद है आई होगी। तो 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना का भारत में पहला साक्ष्य दिखाई देता है। और इसके बाद ध्यान रखना है कि वर्ष 1881, कब, वर्ष 1881 लॉर्ड इरविन, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लॉर्ड मेयो और जो है ध्यान रखना है कि लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन, ये 18 वाले कौन है, लॉर्ड रिपन है, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का, तो ना कैनिंग ना इरविन, कौन है, लॉर्ड रिपन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लॉर्ड रिपन के कार्य में, और लॉर्ड रिपन को ही ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन का, किसका, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। यहां से सवाल, स्थानीय स्वशासन का जनक, तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्हें कहते हैं, भारत में जनगणना के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है ये प्रथम जनगणना थी। ये क्या थी, प्रथम जनगणना। और ये क्या थी, प्रथम
प्रथम व्यवस्थित। तो यदि आपसे प्रथम जनगणना पूछता है तो ध्यान रखना है, आपको टिक करना होगा 1872। यदि आपसे प्रथम व्यवस्थित जनगणना पूछता है तो आपको टिक करना होगा 1881। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में वर्ष 2021 में 16वीं जनगणना होने जा रही है। कौन सी? 16वीं जनगणना। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत की, ये सारे पॉइंट नोट करने हैं, स्वतंत्र भारत की 8वीं, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और इस शताब्दी किस कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी की कौन सी होगी? तीसरी, थर्ड। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी 2021 वाली जनगणना है वो 16वीं जनगणना होगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, शताब्दी की 21वीं जनगणना होगी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। यदि इससे आगे बढ़ते हैं हम और यह देखते हैं कि जो 2021 वाली जनगणना है, जो वर्ष 2021 वाली जनगणना है, तो इसका जो थीम रखा गया है, थीम, तो यहां पर ध्यान रखना है, थीम है हमारी जनगणना। ये पिछले का था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 वाले का। इसका जो थीम है वो क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। और जबकि यदि हम बात करें वर्ष 2011 वाली जनगणना की थीम की, तो ध्यान रखना, उसको भी ध्यान रखना है। वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम क्या रही थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार की जो जनगणना होगी वो पहली डिजिटल जनगणना होगी, पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बार वाली जो जनगणना होने जा रही है वो डिजिटल जनगणना होगी और डिजिटल जनगणना में कुल 31 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 31 प्रश्न होंगे और लगभग 5,700 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। यानी 5,700 करोड़ रुपए खर्च करके इस बार की 2021 वाली जनगणना होगी और कुल 31 प्रश्न शामिल होंगे और ये जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी, उम्मीद है आई होगी। ध्यान रखना है कि जनगणना कराने के लिए जनगणना अधिनियम पारित किया गया है। तो ध्यान रखना है, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर कराई जाती है। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर क्या किया जाता है? कराई जाती है। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बार सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। जल्दी से फटाफट जल्दी से बता दो, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। उम्मीद है आई होगी, उम्मीद है आई होगी। बोलो समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। आइए एक पॉइंट और नोट करिए। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। जबकि भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की, विश्व जनसंख्या की 17.5% है। 17.5% है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। भारत जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे क्रम पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? तो यहां पर ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पर है आपका चीन। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? चीन है। और भारत जो है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यदि हम भारतीय जनसंख्या के विकास की बात करते हैं, यदि हम भारतीय जनसंख्या के विकास की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि भारतीय जनसंख्या, भारतीय, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनसंख्या वर्ष 1921 से तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हुई। अतएव यानी इसलिए हम वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष कहते हैं, महान विभाजक वर्ष कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी वर्ष 2021 को हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। कब को? 2021 को। और यदि हम दशक की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देना है कि 1960 से 70 का जो दशक रहा है, 1960 से 70 का दशक सबसे तीव्र वृद्धि वाला दशक रहा है। वृद्धि वाला, सबसे तीव्र वृद्धि वाला दशक रहा है। इस दौरान 24.80% की वृद्धि देखने को मिली थी। इस दौरान 24.80% की वृद्धि देखने को मिली थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी, उम्मीद है आई होगी। फटाफट एक बार बता दो भैया कि जो है आपको बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के दौरान भी बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के दौरान भी बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। भारत की जो ग्रोथ रेट है, कोविड-19 के दौरान भारत विश्व में जो है
पहले स्थान पर था जनसंख्या वृद्धि के मामले में, यानी भारत में कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। ये मैं नहीं, ये WHO का आधिकारिक आंकड़ा है। WHO के द्वारा ये कहा गया कि वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान भारत में सर्वाधिक बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है सूचनाएं हैं आपके लिए। हाँ भैया, 2021 1921 देखिए, 1921 से 100 साल हो गए, कहां पर 2021 में, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आइए देखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो जनगणना है, जनगणना संघ 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जनगणना 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और ये आर्टिकल किसके तहत है? तो आर्टिकल 246, यानी जनगणना संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 246। ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की गई। किसकी? जनगणना विभाग की। और इस जनगणना विभाग का जो हेड होगा वो कौन होगा? महापंजीयक, महापंजीयक एवं महापंजीयक। तो ये ध्यान में रखना है कि जो जनगणना विभाग का अध्यक्ष होता है वो महापंजीयक एवं रजिस्ट्रार होता है। तो इसका वर्तमान में जो भारत के जनगणना आयुक्त महापंजीयक एवं रजिस्ट्रार हैं उनका नाम क्या है? विवेक जोशी। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो जो महापंजीयक वर्तमान में है उनका नाम क्या है? विवेक जोशी। क्या नाम है? विवेक जोशी। और ये इस कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1961 में। बोलो कब हुई थी? वर्ष 1961 में। यानी जो ये जनगणना विभाग है इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1961 में। कब हुई है? वर्ष 1961 में। सारू, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जनगणना से, ये तो फैक्ट हो गए, जितने फैक्ट थे जनगणना से हमने आपको बताए। अब कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ डिफिनेशन। तो ध्यान रखना है सबसे पहले बात जनघनत्व की। आखिर ये जनघनत्व, आखिर ये जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व, तो जो जनघनत्व है इसको बताना है कि आपको आखिर जनघनत्व क्या होता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर वर्ग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? जनघनत्व। क्या कहलाएगी? जनघनत्व। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। नेक्स्ट, लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होगा? प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। किसकी संख्या? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी? लिंगानुपात। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अभी आपसे कहा था दशकीय वृद्धि दर। क्या होगा? दशकीय वृद्धि दर।
तो 10 की वृद्धि क्या होती है? 10 वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि, 10 वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि क्या कहलाएगी? 10 की वृद्धि दर। 10 वर्षों में जनसंख्या में हुई जो वृद्धि है उसे हम क्या कहेंगे? 10 की वृद्धि दर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो आप सारे लोग कि आपको कुल ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो क्या है? वो है शिशु लिंगानुपात। क्या होगा? शिशु लिंगानुपात। तो जो शिशु लिंगानुपात है वो क्या होता है? ध्यान रखना है, 0 से 6 वर्ष के प्रति 1000 बालकों पर मौजूद बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या क्या कहलाएगी? शिशु लिंगानुपात। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी, उम्मीद है आई होगी। यानी 0 से 6 वर्ष के प्रति 1000 बालकों पर उपस्थित जो बालिकाओं की संख्या है वो आपकी कहलाती है शिशु लिंगानुपात। वो आपकी क्या कहलाती है? शिशु लिंगानुपात। क्या कहलाती है? शिशु लिंगानुपात। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी, उम्मीद है आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो क्या होगा? जो अगली डिफिनीशन होगी वो होगी कुल प्रजनन दर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कि आखिर ये कुल प्रजनन दर क्या होती है। तो हेडिंग डालिए कुल प्रजनन दर। तो कुल प्रजनन दर होती क्या है? तो ध्यान रखना है कि एक महिला के द्वारा जन्म दिए गए औसत बच्चों की संख्या, औसत बच्चों की संख्या, या आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि प्रजनन काल में जन्म दिए गए बच्चों का औसत। और ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.22 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितना है? 2.22। तो कुल प्रजनन दर क्या होती है? तो एक औसत प्रजनन काल में एक महिला द्वारा जो जन्म दिए जा सकने वाले बच्चों का औसत है उसे ही हम कुल प्रजनन काल कहते हैं। और वर्तमान में जो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.22 है। यानी भारत में एक औसत महिला 2.22 बच्चों को जन्म दे सकती है। ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 2 बच्चे प्लस 2 थोड़ा सा बच्चे, 2 बच्चे पूरे और थोड़ा सा बच्चा आधा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि ये औसत निकाला जाता है और औसत निकालने के बाद ये बात दिखाई देती है। ये बात औसत निकालने के बाद है, ये ध्यान रखना है। और भारत सरकार इसे घटा करके 2 पर लाना चाहती है। भारत सरकार इसे कम करके कितने पर लाना चाहती है? 2 पर लाना चाहती है। घटा करके 2 पर लाना चाहती है, यह ध्यान रखना है। एक पॉइंट नोट करना है। नोट क्या है? एक पॉइंट आपको नोट करना है।
चलिए, तो नोट क्या करना है, ठीक है, नोट क्या करना है कि एक महिला की सर्वाधिक प्रजननशीलता 20 से 24 वर्ष के बीच होती है। तो ध्यान रखना है, इससे संबंधित सवाल पहले पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावनाएं क्या हैं, अधिक हैं। यहां से संबंधित सवाल आगे के एग्जाम में बन सकते हैं, तो एटलीस्ट इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक सिद्धांत है जिससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखना है। सिद्धांत क्या है? माल्थस का सिद्धांत, यह भी ध्यान रखिए, माल्थस का सिद्धांत। तो माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान रखना है। तो माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान रखना है कि जनसंख्या में वृद्धि गुणात्मक होती है। गुणात्मक श्रेणी में होती है, जबकि संसाधनों में वृद्धि तो यहां पर ध्यान रखना है कि एपी में होती है, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन, अंक गणितीय वृद्धि होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी में होती है। यानी यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो गुणात्मक श्रेणी, जबकि संसाधनों में वृद्धि क्या होती है, समांतर श्रेणी में, समांतर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो जो जनसंख्या में वृद्धि है वो गुणात्मक श्रेणी में, जबकि जो संसाधनों में वृद्धि है वो किसमें होती है, वो आपकी समांतर श्रेणी में। जैसे जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो ऐसे होगी, 1 2 4 8 16 32 64, और जबकि जो संसाधनों में वृद्धि होगी या रोजगार में वृद्धि होगी वो कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह वगैरह। यानी जनसंख्या में वृद्धि गुणात्मक होती है और जो संसाधनों में वृद्धि है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी में होती है। और यही कारण है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, संसाधनों की कमी जनसंख्या में दिखाई देती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम माल्थस का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं, माल्थस का सिद्धांत। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो। जल्दी से लिखो। ब्रजेश सिंह, 1000 फीमेल कितना सर? अच्छा 1000, अच्छा ये लिंगानुपात वर्तमान में पूछ रहे हैं। ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 940 है। वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 में है। जब यदि हम शिशु लिंगानुपात की बात करें
तो ध्यान रखना है कि शिशु लिंगानुपात भारत का 2011 में 906 था, जो कि वर्ष 2018 में घट करके 899 हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है आई होगी। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या संबंधी जितने भी सिद्धांत थे, जितनी बातें थी, जितनी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती थी, मैंने सारी बातों को इस वीडियो में कवर किया है। आगे वाले क्लास में हम आपके साथ आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? आपका कृषि, उद्योग और सेवा। कृषि, उद्योग और सेवा, ये बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो क्या है? कृषि, उद्योग और सेवा। फॉर टुडे जो है इतनी ही क्लास थी आपकी, इतने पर रोकना है, क्योंकि आपको पता है कि जो है नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और फिर वापस जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आज की क्लास बस यहीं तक, और फिर मॉर्निंग में हम लोग @ 6 बजे करंट अफेयर की क्लास के लिए मिलेंगे। 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी, और ध्यान रखना है वो प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी। करंट अफेयर प्रैक्टिस प्लस थ्योरी, प्रैक्टिस प्लस थ्योरी, ये दोनों आपको मॉर्निंग में 6 बजे की करंट अफेयर वाली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।